जाहिल औरत, ये क्या कर दिया तूने? तू गंवार थी और गंवार ही रह गई। मालती देवी पूजा की थाली थामे सामने मंदिर में बैठी थी, धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। तभी करण की यह कड़कती आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया तो देखा उनका बेटा करण अपनी पत्नी राधा पर बरस रहा है। राधा सामने खड़ी वह कांपती आवाज में बोली, माफ कीजिए, चिंटू का हाथ लग गया इसीलिए पानी गिर गया। लेकिन करण की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। गुस्से में आंखें तरेरते हुए वो चीखा, तुम्हारी माफी से क्या मेरी जीन्स सूख जाएगी? पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो रही थी और ऊपर से ये तमाशा। तुझे किसी चीज की तमीज है? ना घर ठीक से चला सकती, ना बच्चे संभाल सकती, ना ढंग से बात करने आता और ना ही अच्छा खाना बनाती। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तेरे जैसे जाहिल मेरे हिस्से में आए। इतना कहकर वो राधा को धक्का देते हुए दूसरी जींस पहनने के लिए अपने कमरे की ओर मुड़ा। राधा कुछ कहने की कोशिश में उसके पीछे पीछे चली, लेकिन करण ने पीछे मुड़कर झल्लाकर कहा, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? जो पानी गिरा उसे साफ करो, अगर चिंटू गिर गया तो देखना क्या होगा। राधा के होंठ थरथराए, आंखों में आंसू छलक आए और उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाल्टी और कपड़ा लेकर जमीन पर गिरे पानी को साफ करने लगी। ये तो जैसे मालती देवी के घर का रोज का किस्सा बन गया था। दरअसल किरण निधि नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। इस धोखे के बाद करण कुछ दिनों के लिए टूट सा गया था, इसकी याद में जैसे पागल हो गया था। फिर घर वालों के दबाव में आकर उसने राधा से शादी तो कर ली, लेकिन उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, घर संभालने वाली एक नौकरानी, उसकी शारीरिक जरूरतें पूरे करने वाली और बच्चे पैदा करने के लिए एक औरत। वो ये भूल चुका था कि पति को मान सम्मान और प्यार और साथ की जरूरत होती है। मालती देवी ने कई बार प्यार से तो कभी डांट फटकार कर अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चों का बाप बनने के बाद भी करण के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। उल्टा जब भी मालती देवी उसे राधा के साथ अच्छे से पेश आने के लिए कहती तो वो और भी ज्यादा रूखा और बेरहम हो जाता। वह राधा पर चिल्लाती हुए कहता, तूने मेरी माँ से मेरी शिकायत की हो तो अब भुगतो। लेकिन राधा के अंदर भी गजब का सब्र था। वह कभी करण को पलटकर जवाब नहीं देती थी, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना बोले। उसकी इस खामोशी को लोग कमजोरी समझते थे, पर दरअसल वो घर की शांति को बनाए रखने के लिए सब कुछ सहती रहती थी। मालती देवी को यह सब कुछ बुरा लगता था। उन्होंने कई बार राधा को समझाया, बहू अपने लिए बोलना सीखो, चुप रहने से अत्याचार बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन राधा हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहती, माँ जी घर की शांति के लिए चुप रहना ठीक है, पड़ोसी तमाशा देखेंगे, इससे अच्छा है कि घर की बातें घर के अंदर ही रहे। आप चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मालती देवी को राधा की ये बात कतई पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय करण का व्यवहार और भी जहरीला होता जा रहा है। ये सुनकर मालती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता रानी, मेरे इस बच्चे की रक्षा करना, न जाने इतना सब्र कहाँ से लाती है। ये रोज अपमान सहती है, फिर भी बिना शिकायत की सबकी सेवा करती रहती है। माता रानी आप मेरे इस नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा से उठते ही राधा अपनी सास के लिए चाय नाश्ता लेकर आई और मुस्कुराती हुई बोली, माँ जी आपका चाय नाश्ता लाई हूँ। राधा अपनी गोद में 6 महीने चिंटू को संभालते हुए घर का काम निपटा रही थी। मालती देवी ने पोते को गोद में लेते हुए कहा, ला बहू चिंटू को मुझे दे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आओ। चलो दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, फिर बच्चों को दूध पिला देना, उसे भी भूख लगी होगी। उसी वक्त करण जूते के फीते बांधते हुए वहां से गुजरा और व्यंग भरे लफ्ज में बोला, आप खा लो माँ, इसे तो पूरा दिन खाने के अलावा कोई और काम नहीं है, बाद में भी खा लेगी ये सुनकर मालती देवी का खून खौल उठा। गुस्से में तमतमाते हुए करण पर बरस पड़ी। वाह बेटा, क्या संस्कार सीखे हैं तूने, शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। तेरी बीवी वही जो तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चे का परवरिश करती है, तेरी माँ की सेवा करती है, बिना कहे तेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है, और तू उसके खाने पर भी ताना कसता है। रोटियां नहीं खटकती तुझे, उसकी खामोशी और इंसानियत खटकती है, नालायक कहीं का। पर यह हर बार की तरह करण उनकी बातों को अनसुना करके चुपचाप वहां से उठकर चला गया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। राधा की आंखें भर आईं। वो जबरन मुस्कुराई और अपनी सास की गोद में चिंटू को धीरे से लेते हुए बोली, माँ जी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मालती देवी ने उसकी भीगी आंखों को देखा पर कुछ न कह सकी। उस पल उन्हें अपनी बहू पर बहुत गर्व था और अपने बेटे पर गहरा अफसोस भी। मालती देवी ने राधा का हाथ थाम लिया और उसे पास बैठाते हुए गंभीर स्वर में बोली, बैठ इधर और मुझे ये बता, कब तक सहती रहेगी तू ये सब, आखिर कब तक? राधा की आंखें छलक पड़ी। वो रुधु गले में बोली, माँ जी मैं कर भी क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। मालती देवी ने उसके आंसू पोंछते हुए तीखे लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा, तो क्या हुआ, अगर माँ बाप गरीब है तो
क्या इसका ये मतलब तू जुल्म सहेगी? बीवी है तू उसकी, कोई नौकरानी नहीं। तू इंसान है राधा, इंसान, और इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। करण की हिम्मत इसीलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि तू हर बार चुप रहती है। कभी सोचा है कि इस चुप्पी को तेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? वो कुछ पल रुकी, फिर और गहरी आवाज में बोली, तेरी जो बेटी है ना, कल को वो भी किसी की बहू बनेगी। तू चाहती है वो तेरे जैसे चुपचाप सब कुछ सह ले। और ये जो चिंटू है, ये बड़ा होकर क्या सीखेगा? वही जो देख रहा है, वो भी एक दिन करण बनेगा और अपनी बीवी को वैसे ही ताने देगा जैसे करण कर रहा है। समझी तू? तेरी एक चुप्पी सिर्फ तेरे ही नहीं, तेरे बच्चों के भविष्य बिगाड़ सकती है। तू सोच भी नहीं सकती कि ये कितना घातक है। मालती देवी की बात सुनकर राधा गहरी सोच में पड़ गई। सास की हर बात दिल को छू रही थी क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। राधा की आंखों में आंसू बह रहे थे और सिसकियां के बीच उसने टूटी आवाज में कहा, माँ जी, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। मालती देवी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर दृढ़ता से कहा, और तू जाएगी भी क्यों? ये घर तेरा भी उतना है जितना कि इस घर के और लोगों का है। तू बहू है पर किसी से कम नहीं। तेरे बिना ये घर अधूरा है। राधा ने नजरें झुका ली और बेबस होकर बोली, तो फिर माँ जी मैं क्या करूं? हर रास्ता बंद सा लग रहा है। मालती देवी ने एक लंबी ठंडी सांस ली और फिर ठोस आवाज में बोली, अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का, उसे ये दिखाने का कि तू कोई कमजोर औरत नहीं है। उसे अपनी अहमियत का एहसास करा। बता उसे कि तू इस घर की रीढ़ है और तू हट गई तो ये घर बिखर जाएगा। तू ना तो गंवार है ना ही जाहिल, समझी? तू पढ़ी लिखी, समझदार और खुदगर्ज है, और सबसे बड़ी बात, तेरी ये सास तेरे साथ है। इतना कहकर मालती देवी थोड़ा झुकी और राधा के कान में कुछ धीरे धीरे कहा। राधा ने पहले चौंकर उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई। वो पहली बार अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई। शाम को ऑफिस से आते ही करण हमेशा की तरह दरवाजा खोलते ही चीखा, ओ राधा, कहाँ मर गई? पानी लेकर आ जल्दी से। अंदर से राधा की शांत लेकिन साफ आवाज आई, फ्रिज में रखा है पानी, खुद ले लीजिए। ये सुनकर करण बौखला गया और गुस्से में बोला, ये कौन सी तमीज है जाहिल औरत? पति आया है और तूने पानी तक नहीं दिया। राधा ने हल्का सा मुंह फेरते हुए कहा, जाहिल हूँ ना, तभी तो कह रही हूँ, खुद ले लो, मुझे तो पानी देना नहीं आता। कहीं सुबह की तरह फिर आपके कपड़े भीग गए तो? करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तेरी ये मजाल, ये कहते हुए गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे की ओर आया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसका पांव ठिठक गया। बेड पर राधा बैठी थी, हल्के रंग की साड़ी में सजी सवरी, बाल खूबसूरत से बंधे हुए, और वो इत्मीनान से नेल पॉलिश लगा रही थी। चेहरे पर ना कोई घबराहट थी ना कोई डर। वो बस अपनी उंगलियों पर ध्यान केंद्रित किए बैठी थी और करण की तरफ देखा तक नहीं। उसका ये अंदर करण को चुभ गया क्योंकि ये वही राधा नहीं थी जिसे वो चिल्लाकर डरा सकता था। करण गुस्से के घूंट पीता हुआ रसोई की ओर चला गया और खुद जाकर पानी का गिलास भर लाया। उसे देखा मालती देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा जरा चिंटू को पकड़ ले, सुबह से गोद में लिए लिए मेरा हाथ दुखने लगा। करण बिना कुछ सोचे बच्चे को गोद में लेता हुआ उसके पास ही बैठ गया और फिर बोला, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मालती देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा खाना तो राधा ने बनाया ही नहीं है। वो कह रही थी कि जब करण जी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं। करण का चेहरा तमतमा गया। वह झटके से खड़ा होते हुए गुस्से में बोला, आज ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? अभी सीधा करता हूँ इसे। मालती देवी घबराई हुई आवाज में बोली, ना ना बेटा, ऐसा कोई गलती मत कर बैठना, वरना तू ही फंसेगा और मैं भी जेल जाऊंगी। आज ही बहू अपनी सहेली से कह रही थी कि वो इस घर से तंग आ चुकी है, यहाँ तक सोचती है कि पंखे से लटक कर जान दे दे। अगर कल को जरा भी खरोच आ गई तो सारा इल्जाम तेरे सिर पर जाएगा बेटा। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब करण थोड़ा घबरा गया। मालती देवी ने आगे कहा, तू ऐसा कर, बाजार से खाना मंगा ले, फिर गुड़िया का स्कूल का काम भी करवाना है। करण चौंकर बोला, क्या अभी तक राधा ने उसका होमवर्क नहीं कराया? मालती देवी ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, बहू तो साफ कहती है कि मैं गंवार औरत हूँ, मुझे क्या पता अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी होती है। अब तू ही बता बेटा, क्या मेरा डर बेबुनियाद है? आजकल तो औरतों की बात मानी जाती है, अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया तो, और मैं इस उम्र में जेल गई तो क्या लोग कहेंगे? कैसे लगेगी तेरी माँ सलाखों के पीछे? करण एकदम खामोश हो गया। उसने चुपचाप खाना ऑर्डर किया और गुड़िया के पास बैठकर होमवर्क कराने लगा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, कहाँ से पढ़ाए। अगले दिन सुबह करण को अपना पर्स मिल नहीं रहा था। उसने पूरे घर में ढूंढा लेकिन राधा भी कहीं नजर नहीं आई। करण ने आवाज लगाई, माँ राधा कहाँ है? मालती देवी ने किचन से बोली, बेटा वो तो वॉक पर गई है। अरे इधर देख, चिंटू ने फिर से पोटी कर दी, अब मुझसे ये धोया नहीं जाएगा, तू ही साफ कर दे। करण झुंझलाकर बोला, क्या?
वाक पर, वो भी सुबह सुबह क्यों? मालती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसकी कोई सहेली आई है, इस शहर में नई सब इंस्पेक्टर बनी है। उसी ने कहा राधा से कि अपनी सेहत का ध्यान रखे, टेंशन मत ले, बस उसी के साथ वाक पर निकल गई है। करण थोड़ी देर खड़ा होकर सोचते रह गया, उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ छलक रही थी। करण संदेह भरे लफ्ज में बोला, उसने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। मालती देवी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे तो बताया था, और मुझे तो लगने लगा है कि कहीं उसके कहने पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना वो उसे सब कुछ बता दे रही है और फिर हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर लिखवा दे। करण अब चुप हो गया, उसका चेहरा सोच में डूब गया, माथे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। उस रात करण बेचैनी से सोया। आधी रात को अचानक जोर से चिल्लाकर उठा, नहीं मुझे जेल नहीं जाना इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर राधा घबरा गई। उसने झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ आपको, ये किसका नाम ले रहे हैं आप नींद में? करण हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप राधा को देखने लगा, जैसे कि अनदेखे डर ने उसे घेर लिया हो। करण उठकर राधा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, राधा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा। बस एक गुजारिश है, प्लीज अपने उस दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। राधा चौंक गई, पर तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। उसी पल राधा की नजर दरवाजे की ओर गई, वहां मालती देवी खड़ी थी। शायद करण की आवाज सुनकर वो आ गई थी। उस क्षण शादी के 7 साल बाद पहली बार उसे अपनी सास से वो सम्मान मिला जो हर बहू को मिलना चाहिए, और जो राधा ने न जाने कब से तरसते हुए सह लिया था। उसकी आंखें भीग गई, मगर इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं, राहत और अपनेपन के थे। लेकिन राधा की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक शाम जब करण ऑफिस से घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक उसकी पुरानी प्रेमिका निधि मिल गई। जैसे ही दोनों की नजर टकराई, करण ने झिझकते हुए अपना रास्ता बदल लिया। तभी पीछे से निधि की आवाज आई, सुनो करण, एक बार मुझसे बात तो कर लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। करण का दिल पिघल गया। वह वापस मुड़ा और उसके पास आकर बोला, हाँ निधि कहो, क्या बात है? ये सुनते ही निधि फुट फुट कर रोने लगी और करण से लिपटते हुए बोली, मुझे माफ कर दो करण, तुम्हें धोखा देकर मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिससे मेरी शादी हुई है वो एक सड़क दुर्घटना में चल बसा और मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। प्लीज एक और मौका दे दो। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निधि मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। अगर ये सब न हो तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचता। ये सुनते ही निधि का चेहरा उतर गया, मगर जाते जाते वो अपना मोबाइल नंबर थमाते हुए बोली, करण जब भी मेरी जरूरत हो बस एक बार याद कर लेना। इतना कहकर वो धीरे से वहां से चली गई। करण वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के दिनों, पुरानी यादें और अधूरे अरमान तैरने लगे। उसका मन भारी हो गया। घर पहुंचा तो अंदर से राधा और मालती देवी की धीमी धीमी बातचीत की आवाज आ रही थी। वह चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मालती देवी कह रही थी, देखो मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। अब करण बिल्कुल लाइन पर आ गया है। राधा धीमे स्वर में बोली, पर माँ जी इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था, बेचारे सपने में बड़बड़ा रहे थे। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जेल में मत डालिए। ये बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर करण का खून खौल उठा। उसकी आंखों में वही दर्द तैर आया। अब अपने ही घर वालों की चालबाजी से मिला। वह सोचने लगा, जिस तरह निधि ने एक बार मुझे धोखा दिया था उसी तरह अब मेरे अपने लोग भी मेरे पीछे साजिश कर रहे हैं। बहुत हुआ, अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। करण ने तुरंत मोबाइल उठाया और निधि को फोन लगाया। निधि मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। फोन के दूसरी तरफ से निधि की आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। करण बिना कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे करण घर से निकलकर निधि के पास चला गया। तो दोस्तों, क्या करण सच में राधा को छोड़कर निधि से शादी कर पाएगा? क्या एक झूठ की वजह से राधा हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी, या फिर निधि एक बार फिर कोई नई चाल चल रही है? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।